श्री राजेश कुमार जी जो अभी जेएनवी अररिया में पदस्थापित हैं, इनके अंदर जो कला है वो बहुत ही अलग है। ये छात्रों को मोटिवेट करने में, न बल्कि छात्रों को, बल्कि ये पूरे अररिया जिला में लोग इनको जानते हैं और ये सफल मूर्तिकार हैं। नवोदय विद्यालय अररिया में जहां मैं अभी खड़ा हूं, ये यहाँ के आंचलिक साहित्यकार फणेश्वर नाथ रेणु जी का ये मूर्ति है जो सर के द्वारा बनाया हुआ और स्थापित किया गया है, जो पूरे अररिया जिला ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इसकी चर्चा हो रही है और लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। लोग पूछते हैं इनके बारे में, और खास करके इस मूर्ति का जब उद्घाटन हुआ था तो संजोग से फणेश्वर नाथ जी का जो पुत्र अभी जीवंत है वो भी यहाँ आए थे। सभी लोगों ने सर की भूरी प्रशंसा की और इन्हें आशीर्वाद दिया। मैं ये कहना चाहूंगा कि सर अपने जीवन में अनवरत इसी तरह आगे बढ़ते रहें और ख्याति को प्राप्त करें और पूरे समाज, पूरे देश को जगाएं। और सर, मेरे ख्याल से सर की जो कला है ये बहुत ही उत्कृष्ट कला है और छात्र के लिए काफी उपयोगी है। और ये शिक्षा में कला की बात जहाँ होती है तो मैं इस कलाकार की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। रेणु जी का बिहार के कटिहार जिले से गहरा लगाव रहा है। इसके बाद इंटरमीडिएट में, इसके बाद रेणु जी ने इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1942 में की। इसके बाद उसने स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 1950 में इसने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में किया और उनका झुकाव बढ़ा। 1954 में इसकी पहली उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुई, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। अंततः इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 1977 को। मैं तीसरा प्रश्न मेरे सहपाठी से आपको बताएं कि फणेश्वर नाथ रेणु जी का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, आप और गाँव में हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह अररिया के कॉलेजगंज में है। मैं चौथा प्रश्न वर्ग नवम से आपको बताना है कि फिल्म तीसरी खबर फणेश्वर नाथ रेणु जी के उपन्यास पर आधारित है। इसका तीन चले मारे गए गुलफाम। मैं पांचवा प्रश्न वर्ग दसम से आपको बताना है कि फणेश्वर नाथ रेणु जी को मेला आचरण के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जी हाँ, आपको पद्मश्री पुरस्कार। मैं छठा प्रश्न वर्ग एकादश आपको बताना है कि मेला आचरण उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? इसका सही उत्तर 1954। और बहुत सारी जानकारी आपने रेणु जी के बारे में इस प्रातः सभा में आपको हुई। मैं इस अवसर पर उप प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि हिंदी के मूर्धन्य आंचलिक साहित्यकार श्री फणेश्वर नाथ रेणु जी के बारे में दो शब्द आपके बीच में प्रस्तुत करें। सुप्रभातम बच्चों, आज फणेश्वर नाथ रेणु की जयंती मनाई जा रही है। आपने इस प्रार्थना सभा में रेणु जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की। आप सौभाग्यशाली हैं कि जिस धरती पर आप हैं वह रेणु की धरती है। रेणु की बाल्यावस्था, तरुणाई, युवा और संपूर्ण जीवन इसी धरती पर बीता था और यहीं रह करके उन्होंने देश को अपने साहित्य से समृद्ध किया। आपके पाठ्यक्रम में एक है बेबी हालदार का। बेबी हालदार एक नौकरानी थी और जिस घर में काम करती थी वहां से प्रेरणा लेकर के और उन्होंने लिखना शुरू किया। आप बीती, और आज सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली वो आप बीती है। तो विद्यार्थियों, आपके भीतर भी बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, उसको तराशने की जरूरत है। उसको निखार लाने के लिए कोई दूसरा नहीं, आप प्रयत्न करेंगे। आप जो कुछ भी आपका की अनुभूति हो रही है उसको लिखते जाओ और प्रतीत ऐसा होगा कि आप भी एक अच्छा लेखक बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं, निबंधकार बन सकते हैं।
तो रेणु के जन्म जयंती के अवसर पर आप संकल्प लें कि हम भी अब कुछ न कुछ लिखेंगे और हमारे भीतर जो प्रतिभा है उसको निखारेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये साहित्य सृजन का मूल मंत्र आपको सर ने बताया और आपके इर्द गिर्द आपकी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ प्रकृति के बहुत सारे उपादान होते हैं। आप किसी भी विषय वस्तु को लेकर लिख सकते हैं और लाइब्रेरी में रेणु जी की रचनाएं, बहुत सारी साहित्यिक किताबें जो उनकी लिखी हुई है संग्रह में है। आप दिलचस्पी लेकर के आप उसको जरूर अध्ययन करें, क्योंकि आप रेणु के अंचल से हैं। कभी भी आप किसी साक्षात्कार में, किसी इंटरव्यू में बड़े पद पर जाने के लिए जब आप उपस्थित होंगे तो संभवतः ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको जानकारी उनके साहित्य के बारे में, उनके जीवन के बारे में होना चाहिए, क्योंकि उनके बारे में पूरी दुनिया जानती है। पूरा विश्व पटल पर अपने रचना से वो जाने जाते हैं। और रेणु ने इस अंचल विशेष को अपने साहित्य के द्वारा इतना प्रकाशित किया कि इस अंचल विशेष रेणु की कृति को कभी विस्मृत नहीं कर सकता है। पहली पंचवर्षीय योजना में कोसी में जो डैम बनाने की परिकल्पना हुई, निसंदेह वह फणीश्वर नाथ रेणु की देन है। साहित्यकारों ने रेणु के संदर्भ में बहुत सारी बातें कही है, जिसमें रेणु के संदर्भ में सबसे बड़ी बात यह है कि रेणु जब भी बात करते हैं तो अपने अंचल विशेष की करते हैं। साहित्य में इतना अधिक आत्माभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए, इस पर विशद चर्चाएं हुई हैं, लेकिन रेणु की इस साहित्य सर्जना के कारण ही साहित्य को एक नए आयाम देने का कार्य रेणु ने किया और आंचलिक उपन्यासकारों में ये अग्रगणी हैं और रेणु ने ही आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता हम कह सकते हैं। हम सभी आज रेणु जी की जयंती मना रहे हैं। इनका जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को अररिया जिले के औराही हिंगना नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने अपना पूरा जीवन शोषण और संघर्ष के विरुद्ध आवाज उठाने में लगा दी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भाग लिया। उसके पश्चात नेपाली आंदोलन और अन्य कई आंदोलनों में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। फणीश्वर नाथ रेणु की जो एक कहानी वो उपन्यास है मैला आंचल, मैला आंचल में बिहार के हर क्षेत्र को उन्होंने इतने अच्छे से लिया है। उन्होंने हर जाति, धर्म, हर छोटे छोटे टोलाओं की बात की है, जिसमें अगर मैला आंचल पढ़ा जाए तो आप बिहार को देख सकते हैं पूरा का पूरा। और सभी को बोलूंगी कि फणीश्वर नाथ रेणु जी को अधिक से अधिक पढ़े और उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित। फणीश्वर नाथ रेणु जी से हम लोग अपने बचपन से ही परिचित हैं। इनके प्रति आकर्षण, इनके विभिन्न प्रकार की उस वक्त की कहानियाँ, जैसे सामाजिक कहानी जो है पंचलाइट है ना, उसकी मांग और जल प्रलय से इन्होंने आकर्षित किया। उसके बाद फिर इनका उपन्यास प्रति परिकथा और महिला आंचल, इसको पढ़ कर के ऐसा अनुभव हुआ कि एक कहानीकार इस तरह के कहानीकार ही नहीं, बिल्कुल भाषा का शिल्पीकार था। और तब जो है फिर इनके बारे में जाना, ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय भाग लिया और साथ ही नेपाल में भी यह आंदोलन में शामिल थे। हम लोग गौरवान्वित हैं। इन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे उपन्यास, कई ऐसी कहानी का रचना किया जिनसे हम सभी छात्र प्रेरित होते हैं। साथ ही हमारे विद्यालय में हमारे कला शिक्षक के द्वारा प्रतिमा भी लगाया गया, जो कि हम लोगों के लिए गर्व की बात है। आज आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी की जन्म जयंती है। इस अवसर पर बच्चों में भी लेखन प्रतिभा बढ़े, पढ़ने की क्षमता बढ़े, इसलिए हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय से यहाँ आपके मोहल्ले में आकर के इन बच्चों को फिर से
प्रोत्साहित करने का काम किया है कि बच्चे लिखना पढ़ना सीखें और देश का नाम रोशन करें। जेएनवी अररिया से हम लोग यहाँ पे इस बस्ती में आए हैं क्योंकि ये बस्ती नवोदय विद्यालय के नजदीक है और हम लोगों का उद्देश्य यही है बच्चों में साक्षरता के प्रति, शिक्षा के प्रति सहानुभूति और बच्चों को प्रेरित कर सके, बच्चे मोटिवेट हो, स्कूलों में जाएं, इनको पढ़ाइए, इनको कॉपी किताबें दी गई है, पठन सामग्री दी गई है, इनको कहिए कि ड्राइंग करें, लिखें, अखबार पढ़वाइए, शिक्षा से इनका कनेक्शन जोड़ के रखिए।